हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे MPLRC और स्टार्ट करना था हमें सेक्शन नंबर 154A से चैप्टर नंबर 11 के। तो सेक्शन नंबर 154A में सिर्फ तहसीलदार के पास एक पावर है कि यहाँ पे वो अगर किसी भी होल्डिंग का जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू है या फिर कोई अदर होल्डिंग है उस डिफॉल्टर की, उसके यहाँ पे वो लेट आउट कर सकता है। सो जब भी यहाँ पे किसी भी होल्डिंग की कोई भी मनी यहाँ पे रिकवरेबल होना है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेम मैनर में, तो तहसीलदार जो है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता इस कोड में कहीं और क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द अटैचमेंट, वो अटैचमेंट करके उस होल्डिंग को क्लॉज बी में फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज जो भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, या फिर क्लॉज डबल बी या क्लॉज ट्रिपल बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 147 में वो लेट आउट कर सकते हैं उस होल्डिंग को जिसका यहाँ पे एरिया ड्यू है, या फिर कोई अदर होल्डिंग उस डिफॉल्टर की जो उसको यूज़ किया सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसकी जो होल्डिंग है उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा किसी ऐसे पर्सन के द्वारा, मतलब किसी ऐसे पर्सन को दे दी जाएगी अदर देन डिफॉल्टर होना चाहिए। तो डिफॉल्टर के अलावा किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और कितने टाइम पीरियड के लिए दी जा सकती है, तो याद रखना ज़रूरी है 10 ईयर्स तक के लिए दी जा सकती है, जो कमेंस होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर जो भी होगा फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन में, जो कलेक्टर फिक्स करेंगे हिसाब से। फिर प्रोवाइडेड में दिया हुआ है कि जो भी होल्डिंग है किसी भूमि स्वामी के, अगर वो मेंबर है किसी ट्राइब का, ऐसा देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो अगर उन लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि सिर्फ वही कास्ट के या वही पर्टिकुलर ट्राइब के लोग ही उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी तरीके का कोई मेंबर ऑफ ट्राइब है या फिर जिसको डिक्लेयर किया गया यहाँ पे एबोरिजिनल ट्राइब अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 165 में, तो वो किसी ऐसे पर्सन को दी जाएगी जो अदर देन मेंबर ऑफ ट्राइब होगा। फिर नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन हु मे बी लाइबल फॉर दिस कोड फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी मनी रिकवरेबल इन द सेम मैनर एज द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 155। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी की प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी गई है तो उससे ये नहीं हो जाता कि जो भी पर्सन यहाँ पे लाइबल है लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए, उसकी किसी भी तरीके से लाइबिलिटी को मतलब कुछ लाइबिलिटी वगैरह से कुछ खत्म हो जाती है, उसके लाइबिलिटी को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा ये, उसको तो लैंड रेवेन्यू जो पे करना था वो पे करना ही चाहिए। फिर जैसे यहाँ पे एक्सपायरी हो जाता है पीरियड ऑफ लीज का, तो जो प्रॉपर्टी है वो रिस्टोर कर दिया जाएगी कंसर्न पर्सन को फ्री ऑफ क्लेम, जो भी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं और उस होल्डिंग्स में, और जो भी फ्री ऑफ एनी क्लेम जो भी पार्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी व्हाट्सएवर रहती है, और जो मनी रिकवर की जाएगी उस सेम मैनर में मतलब रिकवर की जाएगी एज ए लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 155 में दिया गया है, और सेटिस्फेक्शन उसका हो गया है, और मतलब उसका सेटिस्फेक्शन हो गया ऐसा मान लिया जाएगा अंडर सब सेक्शन 1 में, जिसके लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया था। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू होल्डिंग अटैच्ड और लेट आउट फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ड्यूज़ वगैरह के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पे सब सेक्शन 1 में वो यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ है आफ्टर ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीज, मतलब यहाँ पे जो एक्सपायरी हुई है पीरियड ऑफ लीज की, फिर भी यहाँ पे जो उसका मतलब जो लैंड रेवेन्यू ड्यू था वो अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब फिर से उसको फिर रिस्टोर नहीं करेंगे उस पर्सन को। अब सेक्शन 155, तो मनी इज रिकवरेबल एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो कौन कौन सी मनी को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर किया जा सकता है, तो फॉलोइंग मनी जो है वो यहाँ पे रिकवरेबल किया जा सकते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में। सबसे पहले लिखा है एक्सेप्ट सब चार्जेस को छोड़ के, जो कि सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58 में बताए गए हैं। उसके अलावा जो भी रेंट्स, रॉयल्टीज़, वाटर रेट्स, सेसेस, फीस, चार्जेस, प्रीमिया, पेनल्टीज़ वगैरह जो दी गई हैं, जो पेबल है, रिवाइबल है कोर्ट में या फिर एनी अदर इनेक्टमेंट में जो कि टाइमिंग के फोर्स में है। फिर ऑल मनी जो भी फॉल करती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी भी ग्रांट, लीज, कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्रोवाइड करता है कि रिकवरेबल की जाएगी सेम मैनर में एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो वो
अब जो भी मनीज हैं यहाँ पे गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट है टू द एक्सटेंड ऑफ गारंटी अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रोवाइड करते हैं कि उनको रिकवरेबल किया जाएगा ऐसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में, तो वो फिर सारे सम जो भी डिक्लेयर किए गए इस कोड में किसी अदर एनएक्टमेंट में जो कि रिकवरेबल है ऐसा एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर जो भी सम यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेटर अंडर रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या जो भी टाइम इनफोर्स में किसी भी रीजन ऑफ स्टेट में जो भी रिकवर्ड किया जा सकता है एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ अ सोसाइटी एज कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा, जब यहाँ पे जो भी है वो जो एक्शन है, प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ सम स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी अनलेस, जब तक यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता साइन जिसको जो भी रजिस्ट्रार अपॉइंटेड है अंडर सच लॉ एंड सच सम शुड बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को तब तक यहाँ पे रिकवर नहीं करेंगे जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता साइन किया हुआ रजिस्ट्रार के द्वारा। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो भी मनीज यहाँ पे रिकवरेबल है, पेएबल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मतलब उनको यहाँ पे जो मनी यहाँ पे मतलब स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देना है, मतलब जो भी मनीज। तो यहाँ पे किसी तरीके की पेनल्टी कॉस्ट वगैरह अगर किसी पर्सन को पे करना है इस इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए या फिर मटेरियल जो भी सोल्ड किए गए कॉरपोरेशन को उनके एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, फिर रीपेमेंट करना है किसी भी तरीके का लोन एडवांस वगैरह जो भी कॉरपोरेशन को, या फिर किसी अमाउंट ड्यू है जो भी कॉरपोरेशन का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लीज और एग्रीमेंट में और अदर डीलिंग में उस कॉरपोरेशन का। फिर इसमें भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिकवरी का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है मैनेजिंग डायरेक्टर का उस कॉरपोरेशन के वो नहीं मिल जाता कि उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह लिया जा सकता है। तो ये बहुत इजी चीज़ है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस जनरल सी बात है, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑल मनी जो भी बिकम पेबल हैं अंडर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड में या फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में, तो जो भी किसी भी तरीके का सर्विस चार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, अदर मटेरियल्स जो भी सोल्ड किए गए निगम को निगम के द्वारा टू एंटरप्रेन्योर्स को एस्टेब्लिश वगैरह करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस वगैरह को, तो वो फिर जो भी है किसी भी तरीके का अमाउंट ऑफ रेंट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हायर्ड जो और सोल्ड है जो किसी भी तरीके का ऐसा केस में भी निगम के अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में। फिर किसी भी तरीके का रीपेमेंट एडवांस किया गया किसी भी तरीके का निगम के द्वारा किसी भी ड्यू अमाउंट के लिए किसी भी लीज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में और अदर डीलिंग जो स्टेट निगम की है तो उसके लिए। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि नो एक्शन टेकन ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ सम स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज अनलेस द अकम्पनाइड बाय द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट निगम का कि जो सम है उसको रिकवर किया जाए एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तभी यहाँ पे ये रिकवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल मनीज जो भी यहाँ पे पेएबल है मध्य प्रदेश लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्यों यहाँ पे वो मनी रिकवरेबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चार्जेस किसी भी तरीके के ट्यूब वेल्स के, फिर वाटर रेट्स, वाटर सप्लाईज जो भी पर्पस ऑफ इरीगेशन या लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए, फिर कोई अदर ड्यूज है उस कॉरपोरेशन की तरफ से, मतलब उस कॉरपोरेशन के लिए किसी पर्सन का कोई अदर ड्यूज है अंडर किसी भी लीज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो कि एग्जीक्यूट किया गया था उस कॉरपोरेशन के लिए। तो प्रोवाइडेड इसमें भी कोई भी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि एप्लीकेशन जो है कंपनाइड विद नाउ सर्टिफिकेट जो भी साइन होगा मैनेजिंग डायरेक्टर का होना चाहिए वहाँ पे उस कॉरपोरेशन की, कि उस सम को ऐसा एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाए। फिर ऑल सम्स बिकमिंग पेबल such entry owned and controlled by state government may be notified by the state government in this behalf। तो कोई भी सम यहाँ पे पेबल है या कोई भी एंटिटी यहाँ पे ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेगी इस बेहाफ पे। फिर यहाँ पे प्रोवाइडर में वही लिखा है कि कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ सब स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज अनलेस जब तक यहाँ पे कंपनाइड नहीं हो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव पर वॉट एवर नेम कॉल्ड, जब भी इसको मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का एक सर्टिफिकेट चाहिए इसका जो भी कुछ नेम होता हो, और सेड एंटिटीज
दैट द सेट सम शुड बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, और उसमें ये बताना चाहिए कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह उसको रिकवर होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर सेक्शन 156 है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, एवरी पर्सन हु में कम श्योरिटी अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। अगर इस कोड के अंदर कोई पर्सन है यहाँ पे श्योरिटी बन गया है, या फिर किसी अदर एनेक्टमेंट में जो कि है, या फिर किसी ग्रांट लीज या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ सम सिक्योर किया गया है और रिकवरेबल है वो फ्रॉम प्रिंसिपल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में, तो शैल ऑन पेरियर टू पे अमाउंट और एनी पोर्शन देयर ऑफ। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है, मतलब किसी पर्सन को यहाँ पे अगर वो प्रिंसिपल है और उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको यहाँ पे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करना था, अगर वो फेलियर टू पे करता है अमाउंट या फिर किसी पोर्शन को, तो उसके बाद क्या होगा, मे बिकम लाइबल। तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो यहाँ पे लाइबल हो जाएगा अंडर द टर्म्स ऑफ हिज श्योरिटी बॉन्ड, सॉरी सिक्योरिटी बॉन्ड। तो सिक्योरिटी बॉन्ड में वो यहाँ पे लाइबल हो जाएगा पे करने के लिए, एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर दी प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो यहाँ पे वो लाइबल हो जाएगा और यहाँ पे अगेंस्ट दी प्रोविजंस ऑफ दिस कोड में मतलब शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड में, एंड सेम मैनर, जैसे कि उस मतलब सेम मैनर में उसको रिकवरेबल करेंगे जैसे कि वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12। सो चैप्टर नंबर 12 को मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 है टेन्योर होल्डर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 157 है क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स। तो यहाँ पे केवल एक ही क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स हो सकता है जिसको यहाँ पे फ्रॉम द स्टेट, और उसको क्या बोलेंगे आप, भूमि स्वामी। तो सेक्शन 157 से इस बात होता है कि यहाँ पे ओनली वन क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स है, और जिसको यहाँ पे हम फ्रॉम स्टेट मतलब जो स्टेट से होल्ड करता है उसको हम यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं, तो भूमि स्वामी। तो अब भूमि स्वामी कौन कौन से होते हैं, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिंग इन फोर्स ऑफ दिस कोड, इस कोड के आने पे बिलोंग करता है किसी फॉलोइंग क्लास ऑफ भूमि स्वामी में, तो उसको शैल ऑल मतलब उसके पास सारे राइट्स होंगे एंड सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज जो भी कन्फर की जाती है भूमि स्वामी को। तो कौन कौन से उसके पास मतलब कौन कौन सी एरियाज होंगे, सबसे पहले एरियाज जरूरी है। तो सबसे पहले वो पर्सन जिसको लैंड यहाँ पे महा ऑप्शन रीजन में दिया गया था, भूमि स्वामी है या भूमिधारी है, और उसके पास राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1954 में। या फिर कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे मध्य भारत रीजन में कोई लैंड हेल्ड किया गया था एज अ पक्का टेनेंट, या फिर मुआफीदार या इनामदार और कंसेशनल होल्डर। तो उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे मध्य भारत लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट संवत 2007 में। फिर कोई पर्सन है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लैंड हेल्ड बाय हिम इन भोपाल रीजन, किसी भी तरीके से भोपाल रीजन में उसके पास कोई लैंड है ऑक्यूपाइड डिफाइंड इन द भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1932 में। फिर या फिर कोई पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम यानी विदर्भ रीजन, नहीं मतलब एवरी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम विदर्भ रीजन में अगर किसी पर्सन के पास है, जैसे 55-35 टेनेंट बोलते हैं या पट्टेदार टेनेंट बोलते हैं, ग्रोव होल्डर बोलते हैं, और होल्डर ऑफ टैंक एज डिफाइंड विदर्भ प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट 1935 में, तो वो पर्सन हो जाता है। तो ये आपको एरियाज याद करना पड़ेंगे कि पर्टिकुलर ये एरियाज। फिर उसका नेक्स्ट है मतलब ये नेक्स्ट एरियाज ही मैं बता रहा हूँ, एरियाज इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन किए गए कि इनको यहाँ पे भूमि स्वामी माना गया है। फिर यहाँ पे है कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड अदर देन द लैंड इन विच द ग्रोवर और टैंक और विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पे किसी पर्सन को यहाँ पे पब्लिक पर्पस के लिए यहाँ पे रिकवर था मतलब ज़रूरी था। विंध्य प्रदेश में, विंध्य प्रदेश रीजन और गेर हेडक्वार्टर में, और टेनेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज एंटाइटल्ड टू पट्टा इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 57 ऑफ रीवा स्टेट लैंड एक्विजिशन टेनेंसी कोड 1935 में। तो वो पर्सन आए थे। फिर एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम एज अ टेनेंट ऑफ विंध्य प्रदेश रीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच he is entitled to patta in accordance with the provisions of subsection 2 at 3 of 151 of section 151 विदर्भ प्रदेश लैंड। सो ये पर्सन यहाँ पे आ जाते हैं।
रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 में, बट ओमिटेड टू ऑब्टेन सच पट्टा बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड। फिर उसके बाद है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम इन सिरोंज रीजन। सिरोंज रीजन में एज खातेदार, टेनेंट और एज ग्रुप होल्डर, जो भी डिफाइंड है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में, तो वो पर्सन रहते हैं। फिर किसी भी तरीके के रूलर ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन फॉर्मिंग स्टेट, जो मतलब पहले के ज़माने में देखते थे कि पहले उन्होंने राजा महाराजाओं का राज होता था, तो जो रूलर है किसी इंडियन स्टेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, वो एट द टाइम ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस कोड वॉज holding land and was entitled to hold land as such ruler with the virtue of covenant agreement जो भी हुआ था with the commencement of the constitution। तो shall as from the date of coming in force of this code भूमि स्वामी ऑफ सच, मतलब तो भूमि स्वामी जो उस लैंड के होंगे उनको माना जाएगा। मतलब जो भी रूलर एरियाज, मतलब जो रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो होते थे उसके पहले, तो टाइमिंग इन फोर्स में आने के पहले जो जिनके पास यहाँ पे कुछ लैंड वगैरह उनको दिया गया था, वो मध्य प्रदेश के एरिया में आता है। तो शाल फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस कोड भूमि स्वामी माना जाएगा उनको अंडर लैंड अंडर द कोड एंड शैल सब्जेक्ट टू ऑल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। और वो भी यहाँ पे सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर में होंगे जो भी यहाँ पे इम्पोज की गई है अंडर भूमि स्वामी और अंडर दिस कोड में। फिर उसके बाद है एवरी पर्सन जिसको यहाँ पे भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी राइट दिया गया था बाय वर्च्यू ऑफ अ लीज ग्रांटेड टू हिम बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर के द्वारा या फिर अलॉटमेंट ऑफिसर के द्वारा बिफोर और ऑन कमेंसमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट से। सो अलॉटेड भूमि स्वामी राइट्स, जिसको भूमि स्वामी राइट्स दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, अलॉटमेंट ऑफिसर के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट हुआ था 1992 का। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट उनको भी यहाँ पे डीम टू बी भूमि स्वामी मानेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड एंड सब्जेक्ट टू सच राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो भी इम्पोज किए गए हैं एंड अपॉन भूमि स्वामी बाय और अंडर दिस कोड में। फिर यहाँ पे प्रोवाइड दैट में बात बताई गई कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उस लैंड को विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो जब भी उस पर्सन को यहाँ पे वो लैंड दिया गया था, मतलब किसी भी तरीके से उस पर्सन को लैंड दिया गया होगा, तो पर्सन 10 ईयर्स तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फ्रॉम द डेट ऑफ लीज और अलॉटमेंट से, एंड देयर आफ्टर मे बी ट्रांसफ़र सच लैंड विद द परमिशन ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 7B ऑफ सेक्शन 165। और 10 साल हो जाने के बाद भी उसको मतलब एक तरीके से परमिशन लेना पड़ेगी उस लैंड को सेल वगैरह करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर रूलर और इंडियन स्टेट का यहाँ पे सेम मीनिंग रहेगा जो कि उसको असाइन किया गया है अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ क्लॉज 22 एंड 15 रेस्पेक्टिवली बाय द आर्टिकल 365 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर सेक्शन नंबर 159 है लैंड रेवेन्यू पेबल बाय भूमि स्वामी। तो जो भी पर्सन है यहाँ पे भूमि स्वामी अंडर सेक्शन नंबर 58 में, उसको यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना पड़ेगा, किस तरीके से, तो ए पॉइंट बताता है कि अगर लैंड जो था वो लैंड रेवेन्यू पे करता था, इफ़ ही वॉज पेइंग लैंड रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम, तो वो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे हो जाएगा, वो उसको मतलब वो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। वो लैंड रेवेन्यू पहले से वो पे करता आ रहा है। फिर उसके बाद है अगर वो रेंट पेइंग था, इफ़ ही वॉज पेइंग रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, तो जो भी अमाउंट इक्वल टू सच रेंट, तो जो भी उसको रेंट वहाँ पे पे करना पड़ता था वो रेंट उसको पे करना पड़ेगा। फिर सेक्शन नंबर 160 है रिवोकेशन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर लैंड रेवेन्यू। सो यहाँ पे किसी भी तरीके के मोफी या फिर इनाम लैंड जो भी यहाँ पे दिया गया था जहाँ पे वो सिचुएटेड हो, herefore exempted from payment of whole or part of land revenue by special grant from the government under the provisions of any other law time being in force in pursuance of any other instrument shall। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी तरीके का किसी इनाम लैंड वगैरह कुछ भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, किसी तरीके से उसको छूट दी गई थी किसी भी होल या किसी कुछ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू में, तो किसी भी इनेक्टमेंट या किसी भी लॉ में जो टाइमिंग फोर्स में था, शाल
उसके बाद क्या होता है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच ग्रांट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस ग्रांट, उस लॉ, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा था जिसके तरीके से उसको कुछ तरीके की छूट दी गई थी, वो यहाँ पे लायबल रहेगा फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग कमिंग इन फोर्स ऑफ दिस कोड। तो मतलब इस कोड के आ जाने के बाद जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग रेवेन्यू ईयर होगा उसको यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, जो भी असेसेबल है यहाँ पे उससे। फिर व्हेन सच मुआफ़ी और इनाम लैंड हेल्ड फॉर द मेंटेनेंस और अपकीप ऑफ पब्लिक और रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन। तो जब भी, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी मुआफ़ी या इनाम लैंड को यहाँ पे मेंटेनेंस या अपकीप करने के लिए दिया गया था पब्लिक या रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो गवर्नमेंट जो है अगर वो एप्लीकेशन करता है वो वाला इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब टाइम में, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट यहाँ पे उसको ग्रांट कर सकती है एन्युटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम द रेवेन्यू एंजॉयड बाय इट। तो मतलब उसको उससे ज़्यादा रेवेन्यू का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा जो वो इंजॉय करता आ रहा था, एज में भी कंसिडर्ड रीजनेबल, या फिर जो उनको रीजनेबल लगता है फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ सच इंस्टीट्यूशन फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास वो एप्लीकेशन करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो रीजनेबल और जितना वो पहला इंजॉय करते आ रहा है उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जम्पशन कर सकती है। फिर द एन्युटी ग्रांटेड, जो भी एन्युटी यहाँ पे ग्रांट की जाएगी सबसेक्शन 2 में साल की सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, तो उस कंडीशन की तरह लागू, मतलब जो भी एन्युटी यहाँ पे जिस तरीके की एग्जाम्पशन दी जा रही है सबसेक्शन 2 में, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी एंड में फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा और विड्रॉ भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो भी सबसेक्शन 2 में किसी भी तरीके का एग्जाम्पशन दिया जा रहा था वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होगा, प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम यहाँ पे उसको रिवाइज भी किया जाएगा और विड्रॉ भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन मेड की जाती है सबसेक्शन 2 में, तो जो रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल बी स्टेड अंटिल द डिसीजन ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी यहाँ पे कोई पर्सन अगर एप्लीकेशन फाइल कर देता है यहाँ से सबसेक्शन 2 में, तो जब तक उसकी एप्लीकेशन का डिसीजन होता है तब तक यहाँ पे जो भी लैंड रेवेन्यू रहेगा उस इंस्टीट्यूशन का वो यहाँ पे स्टे कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे तब तक उस पर्सन को, जब तक उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन की जा रही है, तब तक उसको किसी भी तरीके का लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा। अब सेक्शन 161 है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो एट एनी टाइम कलेक्टर को जब भी यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो भी मेड किए गए इस बिहाफ में, तो वो एप्लीकेशन अगर कोई भूमि स्वामी करता है या अगर खुद से उनको लगता है, मतलब ओन मोशन उनको लगता है सीओ मोटो, तो वो रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे लैंड रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर वो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कम कर सकते हैं किसी भी लैंड का। तो सबसे फर्स्ट दिया गया है कि यहाँ पे अगर होली या पार्शली वो लैंड जो है वो अनफिट हो गया कल्टिवेशन करने के लिए, किसी भी तरीके का फ्लड या अदर के कॉज हो गया है जो भी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ भूमि स्वामी, मतलब भूमि स्वामी कंट्रोल के बिना ही अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिससे कल्टिवेशन जो है तो होली या पार्शली अनफिट हो गया है, जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया है, या फिर जो इरिगेशन सोर्स था न्यू या ओल्ड जो भी कंस्ट्रक्टेड या मेंटेन था एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट, मतलब कॉस्ट ऑफ स्टेट से वो यहाँ पे मतलब इरिगेशन सोर्स वगैरह मेंटेन होता था ओल्ड या न्यू जो भी था, और फॉल इनटू डिस्पेयर और हैज सीज टू इरीगेट, या तो वो डिस्पेयर हो गया या फिर वो अब सीज टू इरीगेट हो गया होल में। या एनी पार्ट ऑफ होल्डिंग जो भी जिसको यहाँ पे एनहेंस रेट पे था तो वो अप्लाइड, मतलब या फिर मतलब किसी पार्ट के लिए वो यहाँ पे हो गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जिसमें अप्लाइड होती है ऑन अकाउंट ऑफ इरिगेशन, तो उसको उस तरीके से यहाँ पे कम किया जा सकता है। फिर अगर उसका प्राइवेट इरिगेशन सोर्स था वो यहाँ पे कॉस्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ भूमि स्वामी जो है वो सीज टू इरीगेट हो गया, मतलब अगर उसका खुद का इरिगेशन था, इरिगेशन सोर्स था, वो भी यहाँ पे किसी भी तरीके से बिना भूमि स्वामी कंट्रोल के सीज टू इरीगेट हो गया है होल या इन पार्ट में, जिसका यहाँ पे एनएस रेवेन्यू असेस किया गया था ऑन अकाउंट ऑफ इरिगेशन के लिए, तो उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है। फिर जो भी लैंड रेवेन्यू पेबल था भूमि स्वामी के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ इज मोर देन
revenue calculated at the rate fixed last settlement or under any other law of such land। तो क्या होता है कि अगर कोई भी लैंड रेवेन्यू जो पे करना था भूमि स्वामी को किसी भी लैंड या एक से ज़्यादा उसके लैंड है उसके ऊपर जो भी कैलकुलेट किया गया है वो फिक्स जो भी किया गया है वो लास्ट सेटलमेंट जो भी किसी अदर लॉ या एनेक्टमेंट में था उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। फिर जो एरिया है होल्डिंग का भूमि स्वामी का हैज़ डिसीज फॉर एनी रीज़न बिलो द एरिया ऑफ विच द एग्जिस्टिंग लैंड वॉज असेस्ड। सो अब क्या होता है कि जो एरिया है जिसको भूमि स्वामी को जो एरिया दिया था वो कुछ कम हो गया है किसी रीज़न के कारण। जो एरिया उसको दिया गया था वो एग्जिस्टिंग लैंड रेवेन्यू जो असेस्ड है उससे कम हो गया है तो उसको चेंज किया जा सकता है। फिर किसी भी तरीके का रिडक्शन ऑर्डर किया जाता है सबसेक्शन 1 में तो रिडक्शन शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ ऑर्डर। जब भी यहाँ पे जो रिडक्शन किया जाता है सबसेक्शन 1 में वो रिडक्शन वाली जो कमेंसमेंट होगा रेवेन्यू ईयर का वो कब से होगा तो जो भी नेक्स्ट फॉलोइंग रेवेन्यू ईयर होगा जिस दिन वो ऑर्डर हुआ है उससे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब जो नया उनको रिड्यूस लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा वो नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर से पे करना पड़ेगा तब से वो लैंड रेवेन्यू का वो कैलकुलेट होगा। फिर जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास किए गए इफ द cause of which the revenue has been reduced under subsection 1 subsequently cease or is removed to the collector after giving भूमि स्वामी reasonable opportunity। सपोज कीजिए किसी भी लैंड रेवेन्यू को अगर यहाँ पे कम कर दिया गया था अब वो जो कारण था वो कारण बाद में रिमूव हो गया है या फिर वो ख़त्म हो गया है तो कलेक्टर जो है वो यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट कर सकता है। मतलब वो वापस से यहाँ पे ऑर्डर को डायरेक्ट कर सकता है कि जो रिडक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है उस एरिया में जहाँ पे वो पास किया गया था और जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे रिवोक कर लिए गए और जो कमेंसमेंट होगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो ख़त्म हो जाएगा ऐसा कलेक्टर यहाँ पे कह सकते हैं। फिर 162 163 रिपील हो गया था। 164 डेवोल्यूशन की बात करता है तो सिंपल सी बात है 164 से 50 की बात करता है कि सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ जो भी पर्सनल लॉ होंगे द इंटरेस्ट ऑफ भूमि स्वामी जो भी इसका भूमि स्वामी का इंटरेस्ट होगा उसकी डेथ के बाद वो पास होगा बाय इनहेरिटेंस या फिर सर्वाइवरशिप या रिक्वेस्ट के द्वारा एज द केस में भी। तो मतलब पर्सनल लॉ के थ्रू यहाँ पे सर्वाइवरशिप वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट है मतलब अगर किसी की मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसकी जो इंटरेस्ट होगा उस भूमि पे वो किस के थ्रू होगा तो पर्सनल लॉज जैसे हिंदू लॉज में मुस्लिम लॉज में मतलब जो भी जिस तरीके का लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होता होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलेंगी। तो थैंक यू। आज हमारा वीडियो इतना ही बस।